Hello everyone, welcome to Socio Decoded by अंजलि. Do subscribe to this channel. आज हम सोशियोलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी या इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लो आप, है ना. सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन कि अगर कल सुबह से सारी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, इंटरनेट कंपनीज़, बैंक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो जाए तो हमारी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ेगा. शायद हम ऑफिस ना जा पाएँ, है ना, ऑनलाइन पेमेंट ना हो पाए, ट्रेन ना चले, फैक्ट्रीज़ बंद हो जाएं और मार्केट रुक जाए. यही बताता है कि आज हम किस तरह से ना हमारी सोसाइटी जो है में हम जी रहे हैं और कैसे डिपेंडेंट हो रहे हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे. आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम और वेबर क्या कहते हैं, इंडिया में इंडस्ट्रियल सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के बारे में. सिंपल वर्ड में कहें तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो सोसाइटी है जहाँ इकोनॉमी को ना इकोनॉमी का मेन बेस एग्रीकल्चर नहीं बल्कि इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग होता है. यहाँ प्रोडक्शन मशीन और टेक्नोलॉजी के थ्रू लार्ज स्केल पर होता है. एग्जाम्पल जैसे पुराने ज़माने में कपड़े हाथ से बुनते थे, है ना. आज टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ में ना मशीन में एक दिन में उतना प्रोड्यूस कर देती है जितना ना पहले महीनों में होते थे, है ना. यही इंडस्ट्रियल सोसाइटी का बेसिक आइडिया है. इनके कुछ फीचर्स की बात कर ले तो जैसे एग्जाम्पल ले लो, पुणे एक जैसे डोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री है. एग्रीकल्चर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग को मिलता है. एग्जांपल जैसे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, गुरुग्राम बोल लो कि इकोनॉमी फैक्ट्रीज़, आईटी कंपनीज़ और सर्विसेज पर डिपेंडेंट है. दूसरा है यूज़ ऑफ मशीनरी, मतलब मशीन बेस्ड प्रोडक्शन होता है. ह्यूमन लेबर इंपॉर्टेंट है लेकिन मशीन प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है ना. तीसरा डिवीजन ऑफ लेबर, हर पर्सन एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है. एग्जांपल अगर कार फैक्ट्री में आप जाओ तो टायर कोई और लगाता है, नट वोल्ट कोई और सेट करता है, लाइट कोई और लगाता है, स्टीयरिंग कोई और फिक्स करता है, सीट कोई और लगाता है. तो डिवीजन है लेबर में, है ना. फोर्थ है अर्बनाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ना सिटीज़ ग्रो करते हैं, फैक्ट्रीज़ जॉब क्रिएट करती है और लोग जो है सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं, है ना. फिफ्थ है रैशनैलिटी एंड एफिशिएंसी. इंडस्ट्रियल सोसाइटी ना एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्पॉर्टेंस देती है. क्वेश्चन ये होता है कि काम कितना फास्ट और कितना प्रोडक्टिव है. कुछ थियरीज़ की बात कर लेते हैं. तो इसमें सबसे पहले आते हैं कार्ल मार्क्स. मार्क्स के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी ना कैपिटलिज्म पर बेस्ड है. उन्होंने सोसाइटी को दो ग्रुप में डिवाइड किया. एक बुर्जुआसी जो है फैक्ट्री ओनर और कैपिटलिस्ट, और दूसरे हैं प्रोलेटेरिएट जो वर्कर्स या लेबर क्लास है. मार्क्स कहते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है उसमें ना एक्सप्लॉयटेशन का रिस्क होता है. एग्जांपल जैसे अगर वर्कर्स को कम सैलरी मिले और ओनर ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले तो ये इनइक्वालिटी बढ़ाएगी, है ना. उसके बाद आते हैं इमाइल डर्कहाइम. डर्कहाइम ना इंडस्ट्रियल सोसाइटी को थोड़ा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं. उसके अकॉर्डिंग ना डिवीजन ऑफ लेबर से लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं. इससे सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी डेवलप होती है. एग्जांपल डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, फार्मर और ड्राइवर सब एक दूसरे के सर्विसेज पर डिपेंड हैं और सब स्पेशलाइज्ड है अपने काम में, किसी को हर काम नहीं आता है ना. फिर उसके बाद मैक्स वेबर की बात करें तो ये फोकस करते हैं रैशनलाइजेशन पे और ब्यूरोक्रेसी पे. उनके अकॉर्डिंग ना इंडस्ट्रियल सोसाइटी रूल्स, एफिशिएंसी और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर चलती है. एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, कंपनीज फिक्स्ड प्रोसीजर फॉलो करती है ना. इंडस्ट्रियल सोसाइटी का अगर बात करें कि डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, ठीक है, इसकी अगर हम थोड़ी बात कर लें तो सबसे पहले ब्रिटिश पीरियड की बात कर लेते हैं. तो ब्रिटिश पीरियड में ना जो है रूल के दौरान रेलवे आया, है ना. दिस वन प्रोसेस ओके. ब्रिटिश रूल के दौरान ना रेलवे आया, पोर्ट्स डेवलप हुए, टेक्सटाइल मिल शुरू हुई, जूट इंडस्ट्री डेवलप हुआ. जैसे एग्जांपल मुंबई टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कोलकाता जूट इंडस्ट्री. पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद ना गवर्नमेंट ने हैवी इंडस्ट्री पर फोकस किया, जैसे भिलाई स्टील प्लांट्स, बोकारो स्टील प्लांट, भेल, है ना. 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट किया. लिबरलाइजेशन आया 1991 में. ये ना टर्निंग पॉइंट था. प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया. आईटी सेक्टर को रैपिडली ग्रो किया, है ना. सो
अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ना इसमें डुअल इकॉनमी, ट्रेडिशनल और मॉडर्न सेक्टर साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। एग्जांपल जैसे एक तरफ ना हाईटेक आईटी कंपनी है तो दूसरी तरफ जो है इनफॉर्मल स्ट्रीट वेंडर्स हैं, है ना। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो इंडिया में ना लार्ज नंबर ऑफ वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, सब स्टेट ना इक्वली इंडस्ट्रियलाइज नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज है कंपेयर टू और अदर बैकवर्ड रीजन। परसिस्टेंट इनइक्वालिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बावजूद ना कास्ट, क्लास और जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इसके ना हम इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स तो यही है कि इंडस्ट्रियल इकॉनमी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, डिवीजन ऑफ लेबर ये हमने देख लिया, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन एंड स्किल, ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। अब इसके इम्पैक्ट्स पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को देख लेते हैं। ओके सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, जीडीपी इंक्रीज़ करता है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है, बहुत सारे जॉब्स को क्रिएट करता है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करता है। फोर्थ है राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम और कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने ना एजुकेशन और इनोवेशन को इनकरेज करता है। फिर आता है लास्ट की डेमोक्रेसी एंड मॉडर्न वैल्यूज़, साइंटिफिक थिंकिंग और सेक्युलर आउटलुक को प्रमोट करता है। इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात कर ले तो हर डेवलपमेंट के ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। पहला है कि एक्सप्लॉयटेशन होता है लेबर का, पुअर वर्किंग कंडीशन हो सकता है। दूसरा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी फैक्ट्रीज एयर और वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। एग्जांपल जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट ना रिवर्स को पॉल्यूट करता है ना। अर्बन प्रॉब्लम जैसे कि स्लम, ट्रैफिक कंजेशन, है ना, इंडस्ट्रियल सिटीज़ में कॉमन इश्यूज़ हैं। फोर्थ है इनकम इनइक्वालिटी, सब लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ का इक्वल बेनिफिट नहीं ले पाते। फिफ्थ है सोशल आइसोलेशन, ट्रेडिशनल कम्युनिटी रिलेशंस वीक हो सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी को ना डीपली ट्रांसफॉर्म करता है ये, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है सोसाइटी को डीपली ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे पहले फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर ले तो पहले जॉइंट फैमिली थी, अब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो गई। जेंडर रोल्स की बात कर लें तो विमेन वर्क फोर्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी लोग ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यूपेशन से बाहर निकल रहे हैं। देन आता न्यू क्लास, सोशल क्लास, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, मैनेजर्स और प्रोफेशनल्स जैसे नए क्लास इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। अब चैलेंजेस बात कर लेते हैं कि क्या आता है इंडियाज़ के इंडस्ट्रियल सोसाइटी के सामने। आज भी ना इंडिया को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स की डिमांड और सप्लाई में बहुत फ़र्क है। दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर प्रॉब्लम, जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी की कमी हो रही है। तीसरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत बहुत है। फोर्थ है रीजनल इनइक्वालिटी, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सब जगह इक्वल नहीं है ना। अब कुछ एक कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स को देख लेते हैं। आज इंडस्ट्रियल सोसाइटी ना नए फेज़ में एंटर कर रही है, जैसे इंडस्ट्रियल 4.0 जहाँ पे ऑटोमेशन, एआई और रोबोटिक्स की बात होती है। फिर डिजिटल इकोनॉमी जहाँ पे आईटी और सर्विसेज सेक्टर को एक्सपेंशन मिल रहा है। स्टार्टअप कल्चर जहाँ पे इंडिया स्टार्टअप इकोनॉमी में ना ग्लोबल लीडर बन रहा है। ग्रीन इंडस्ट्री जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पे फोकस हो रहा है ना। तो ये सारे कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं। अब कुछ ना डिफरेंसेस देख लेते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी वर्सेस ट्रेडिशनल सोसाइटी में। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, सिंपल टेक्नोलॉजी था, किनशिप सिस्टम थे, यहाँ पे बेस्ड रिलेशनशिप होता था। उसके बाद ट्रेडिशन ओरिएंटेड होते थे। लेकिन वहीं पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो इंडस्ट्री बेस्ड है, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, अचीवमेंट ओरिएंटेड है। एग्जाम्पल जैसे गांव में ना ऑक्यूपेशन बर्थ से डिसाइड होता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ना क्वालिफिकेशन और स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें तो जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सारे ना मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। यही है, फ्यूचर की बात करें तो यही है कि नीड चाहिए बैलेंस, हर जगह हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो, ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करो,
टेक्नोलॉजी को ना सस्टेनेबिलिटी के साथ इंटीग्रेट करो कि कोई भी चीज़ ना सस्टेनेबल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, लेबर वेलफेयर की ज़रूरत है, वर्कर्स की ना सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इंक्लूसिव ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक साइड बहुत डेवलप हो रहा है और दूसरा साइड बैकवर्ड होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ लेक्चर क्लास, आज हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी का फाउंडेशन है। इसने इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया है, लेकिन साथ ही इनइक्वालिटी, पॉल्यूशन और लेबर इशूज़ जैसे चैलेंजेस भी ना क्रिएट किए हैं। इसीलिए फ्यूचर का गोल सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और ह्यूमन सेंटर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, सो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।